हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ वंदरों का मॉक टेस्ट को देख रहे थे। इससे पहले भी हमने जो मैथ्स के क्वेश्चन देख लिए। इसमें हम टोटल 70 क्वेश्चंस देखेंगे। और यदि आप क्विज आदि करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है पहले कि द टॉप ऑफ 15 मीटर, यानी इस हिंदी में पढ़ लेते हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि 15 मीटर ऊंचाई मीनार के उच्चतम शीर्ष से ए बिजली के खंभे के निम्नतम बिंदु से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री का बनता है तथा खंभे के उच्चतम शीर्ष से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक हमारी मीनार है, एक खंभा है। तो मान लेते जो मीनार है वो हमारी उसकी ऊंचाई हमारी 15 मीटर है। उससे हम डायग्राम बना लेते हैं इनका। तो डायग्राम बनाएंगे तो कैसे होगा, ये हमारी जो मीनार होगी ये होगी, इसे ए बी नाम दे दिया। और इसकी जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है। और यहाँ पर कोई बिजली का खंभा है एच ऊंचाई का, उसके खंभे को हम ये मान लेते हैं, इतना बिजली का खंभा है। और यहाँ से जो ये बेस हो जाएगा हमारा, और यहाँ से जो उन्नयन कोण बनना है वो हमारा बनना है 60 डिग्री। ये कोण हमारा 60 डिग्री बनना है। और जो यहाँ से उन्नयन कोण बनना है वो 30 डिग्री बनना है। ये हो गया। और इनका नाम दे देंगे अब कि कोई इसका नाम क्या होगा। ये हमारा ए बी जो होगी मीनार होगी, और इसे हम दे देंगे सी। बी सी जो होगा इसका आधार हो जाएगा, और इसे डी दे देंगे, और इसे हम दे देंगे नाम एम। तो यहाँ से हम देखेंगे डी एम जो है पैरेलल है बी सी। तो जितना बी सी निकलेगा वही हमारा डी एम होगा, यानी जो आधार है वो दोनों के लिए सेम होगा। तो इस अगर ये इतना एच है और इतना 15 है तो ये जो हो जाएगा ये 15 माइनस एच हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ए एम जो हो जाएगा वो 15 माइनस एच हो जाएगा। तो आप ये डायग्राम को बना सकते हैं, फिर इससे आगे को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसमें 1060 को निकालेंगे। 1060 क्या होगा हमारा, आधार लंब बट्टे आधार, यानी ए बी अपॉन बी सी। 1060 बराबर ए बी अपॉन बी सी। अब इसे लिख लेते हैं हम। तो 1060 लिख लेंगे ए बी अपॉन बी सी। ए बी जो है हमें दिया है 15, बी सी हमें निकालना है। और 1060 जो होता है √3 होता है। तो बी सी बराबर जो यहाँ आ जाएगा वो आ जाएगा 15 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 √3 बट्टे 3। 3 × 5 = 15। तो बी सी जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 5 √3। इसे हम लिख लेते हैं अलग से। बी सी जो आ गया वो हमारा निकल के आ गया 5 √3। अब हम 1030 वाले में लगाएंगे। 1030 वाले में जब हम फार्मूला लगाएंगे तो 1030 जो होता है लंब बट्टे आधार। इसके लिए लंब 15 माइनस एच है, आधार दोनों के लिए सेम है, तो ये 5 √3 हो जाएगा। 5 √3 आ जाएगा। 1030 हमारा 1/√3 होता है, और ये हमारा 15 माइनस एच, और ये 5 √3। √3 से √3 कट गया, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बराबर 15 माइनस एच। तो एच बराबर जो आएगा 15 माइनस 5, यानी कि एच बराबर जो आ गया वो 10 आ गया। तो हाइट जो निकल के आ रही है वो हमारी 10 आ रही है। ये खंबे की जो ऊंचाई है, बिजली के खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। फिर हमारा जो ये है मामूली असामान्य श्रृंखला के लिए औसत क्रमशः 125 किलोमीटर और 130.7 किलोमीटर के रूप में मॉड और माध्य है। तो इसमें हमें निकालना है कि माध्यिका निकालनी है हमें। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। या इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूले को लिख लेंगे आप। इसी में हमने मान रख के मोड निकाल देना है। तो ये फार्मूले को लिख देंगे आप, इस पर इस वैल्यू को रखेंगे। तो इसको वैल्यू को रखेंगे तो ये हमारे को 125 दिया है, बराबर 3 मीडियन हमें निकालना है, और -2 130 पॉइंट समथिंग है, 0.1। तो जो मीडियन आ जाएगा वहाँ से वो आ जा रहा है हमारा कि 261.4 प्लस 125, और ये बट्टे में है हमारा 3। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 386.4। 386.4 बट्टे 3। तो इसे लिख देंगे 386.4 बट्टे 3।
तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा लगभग 128.8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, यदि कोई सरल रेखा निर्देशांक अक्षों से अल्फ़ा बीटा और गामा कोण बनाए तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा। तो हमें पता होता है कि जो ये सरल रेखा होती है या स्ट्रेट लाइन होती है, इसके लिए जो इसका दिक् कोजिकाई यानी जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। और इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एल को लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एम को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गामा, ये बराबर 1 हो गया। और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस साइन हो गए। फिर से लिख लेते हैं इसे, तो इसे देख सकते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। एल की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और एम की जगह कॉस स्क्वायर बीटा और एन की जगह कॉस स्क्वायर गामा, तीनों का एक योग जो होगा 1 होगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ से हम 1 को 1 तीन जगह है 3 आ जाएगा माइनस ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो इसको हम अगर यहाँ सेम रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा हमारा, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 तो बराबर 2। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 2 के बराबर आ रही है। आप इसे नोट कर सकते हैं, तो इसे हम लिख देंगे 2। फिर है हमारा कि रेखा जो है 2 हैं, 3x प्लस वाई बराबर 9 है, बिंदु 1 3 और 2,5 को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसे भी समझ लेते हैं। ये हमारे को ये लाइन है और यहाँ पे जो बी पॉइंट है 2,7 और यहाँ पे है 1,3। ये हमने अभी ऐसे ही समझने के लिए करा है। और मान लीजिए हमें के रेशियो 1 में इसको विभाजित करता है, तो ये विभाजन सूत्र 10th में है हमारा और ये सिलेबस में भी दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो वो हमारा x कितना आएगा वो देख लेते हैं। x बराबर जो आएगा वो आएगा m1x1 प्लस m2x2 और ये आ जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 m2 जो है विभाजन है, तो x बराबर लिख देते हैं। m1 हमने k माना है, x1 हमारा 2 है प्लस ये हमारा 1 है, m2 1 है और ये हमारा ये भी 1 है, x2 भी 1 है, तो इसको रख देंगे तो ये हमारा k प्लस 1 आ जाएगा। x की वैल्यू इतनी आ गई तो इसे नोट कर लेंगे। आप इसी तरह y को निकालेंगे, तो y को निकालेंगे तो y बराबर जो आएगा m1y1 प्लस m2y1 m2y2 प्लस m1 m2। तो m1 हमारा जो है वो k है और ये y1 जो है 7 है और इसी तरह ये देखेंगे ये 3 है और जो m2 हमारा 1 है, तो इसको 3 लिख सकते हैं और m1 प्लस m2 k प्लस 1 होगा। तो आप जो हमें इक्वेशन दी थी उसमें इसके मानों को रख देंगे। इक्वेशन हमारी ये है 3x प्लस हमारी 3x प्लस वाई बराबर 9। इसमें हम y की जगह ये रख देंगे और x की जगह पहले जो मान आया था उसको रख देंगे। फिर जब मानों को रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2k प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7k प्लस 3 और ये बट्टे में आ जाएगा हमारा k प्लस 1 बराबर आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 3k प्लस 6 बराबर 9k प्लस 9। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा, यानी 3/4 ही इंटरनली इसका ये सही होगा। फिर हमारा यह है सेक स्क्वायर 28 माइनस कॉट स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। तो इसका मान को निकालेंगे हम, तो जो दिया है पहले वही लिख देंगे। तो ये है हमारा सेक स्क्वायर 28 डिग्री और माइनस इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 28, इसमें तोड़ दिया हमने। और जो हमारा है प्लस साइन स्क्वायर 60 है हमारा, साइन 30 हमारा √3/2 होता है, ये 4 हो जाएगा और ये इसका उल्टा हो जाता है साइन का, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल देंगे सेक स्क्वायर और ये हमारा tan स्क्वायर बन जाएगा।
इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर 28 और ये आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर 28, ये आ जाएगा और प्लस इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 19/4। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है, तो ये 1 + 19/4 आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 23/4 आ गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 23/4 बी। फिर हमारा आकृति में ए का मान क्या होगा, हमें ए की वैल्यू पता करनी है इस आकृति में। तो इसमें क्या लगेगा हमारा ये देखना है। तो जो इसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं ये हमारे बराबर होते हैं, और या इनका जो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है इसे बोलते हैं। तो इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं ये संपूरक होते हैं, इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम पहले इक्वेशन में देख देंगे, यानी इन दोनों को जो होगा उनका योग 180 होगा। ये स्केलर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ऐसी क्वेश्चन। तो 2x - 13 + 2y + 7 बराबर 180, ये हो गया। और इसे लिख सकते हैं हम 2x + 2y बराबर 186, या इसे लिख सकते हैं x + y बराबर 93। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। x + y बराबर 93, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए इन दोनों का योग 180 कर देंगे। तो y वालों को इनको 1 से करेंगे तो 3x + 11 + y + 10 बराबर 180 आ गया। और इसे हम लिख देंगे 3x + y + 21 बराबर 180। और यहाँ पे से आ जाएगा हमारा 3x + y बराबर 159, यह है। और एक जो हमारी पहले इक्वेशन थी वो थी हमारी x + y बराबर 93। इसे जब सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो ये कट जाएगा। 3x - 2x जो हमारा x आ जाएगा 2x, और 159 में से हम जब इस 93 को घटाएंगे तो ये हमारा 60 आएगा। 66 आएगा, सॉरी। 2x बराबर हमारा 66 आ गया। तो लिख देंगे 2x बराबर 66, x बराबर 33। x का मान y में रखेंगे तो y बराबर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 93 - 33 यानी कि 60, y बराबर 60। हमें कौन एंगल ए बताना है। एंगल ए क्या है हमारा y + 10, ए बराबर वाई, एंगल ए बराबर y + 10 है। y हमारा 60 है, 10 ये 10 हो गया तो बराबर 70। तो 70 जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर cos थीटा + 3। इसके लिए हमें cos की मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। जो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारी -1 होती है। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो हम इसमें cos थीटा की मिनिमम वैल्यू रख देंगे, यानी कि 4 cos -1, इसका हम सीधे -1 रख देंगे। 4 - 1 + 3 यानी कि -4 + 3, तो ये हमारा सीधे -1 आ गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा -1। फिर है हमारा कि एक समांतर श्रेणी के पहले 4 पद P9 3P - Q 3P + Q हैं, और जो श्रेणी का हमारा 2010वां पद क्या होगा। ये भी हमारा AP से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें जो श्रेणी दी है उसे लिख लेते हैं। पहला पद है P, फिर है 9, फिर है हमारा 3P - Q, और फिर है हमारा 3P + Q। ये हमारी AP है। तो इसमें D सारवंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 9 - P। यहाँ से सारवंतर निकालेंगे तो 3P - 9 ये आएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम तो ये तो हमारा 9 - P है, 3P - 9, और यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 3P - Q माइनस का 9। तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, 3P - Q - 9 वाले को इक्वल कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं पहले हम सारवंतर को एक समान करेंगे। 9P - P बराबर 3P - Q - 9। तो इसे हम इसके 9 को यहाँ लाएंगे, 18 हो जाएगा। 18 बराबर 4P - Q, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर दूसरे को देखेंगे 3P - Q - 9 बराबर ये 3P + Q - 3P + Q। 3P से 3P कट गया, और 3P - 3Q बराबर 9, या P - Q बराबर 3। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके P और Q की वैल्यू निकालेंगे। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, फिर वैल्यू को निकालेंगे आप।
तो देख लेंगे, जो हमारी पहले इक्वेशन थी वो थी पी माइनस क्यू बराबर 3 और दूसरी है 4p माइनस क्यू बराबर 18। तो दो घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, p माइनस 3p आ जाएगा 4p, तो ये माइनस 3p आ गया बराबर, ये आ जाएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कटा, p बराबर हमारा 5 आ गया। p की जगह अगर यहाँ हम 5 रखेंगे तो 5 में से क्या घटाए 3 आएंगे तो 2 आ जाएगा, p 5 आ गया, q 2 आ गया। अब सीधे सीधे AP में रख देंगे। अब रख देंगे जैसे हमारा, तो d जो था हमारा था वो था हमारा 9 माइनस पी, यानी 9 माइनस पी, और 9 माइनस पी की वैल्यू हमारी 5 आई है, 9 में से 5 गया 4, तो जो सारवंतर है वो हमारा 4 आ गया, सारवंतर 4 आ गया। ए हमारा p था तो ए की जगह p आ गया बराबर 5, ए पी 5 आ गया, डी हमारा 4 आ गया। अब निकाल दे, जैसे जोड़ निकालना है हमें 2010वां पद निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 5 प्लस एन जो है हमारा 2010 -1 इंटू डी जो है हमारा 4, तो ये आ जाएगा 5 प्लस इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80 36, इसको हम जोड़ देंगे तो ये 80 41 आ जाएगा, इसमें हम जोड़ेंगे तो ये 80 41 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी डिटेल में था क्वेश्चन। फिर हमारा ये समीकरण दी है कि यदि समीकरण द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर ऑफ द इक्वेशन दी हमें, इसे वास्तविक संख्याओं के हलों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें हम देख लें कि इसके हल क्या आते हैं। तो इसको देखेंगे तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है वो देखते हैं। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स, और यह है प्लस 6 बराबर 0। इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 5 मॉड एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 3 मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से हम मॉड एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा हमारा मॉड एक्स प्लस 3, ये आ जाएगा, और यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा मॉड एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो देखेंगे कि एक निकलना है मॉड एक्स प्लस 3 और एक निकलना है हमारा मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो हम एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो देखते हैं। एक बार अगर हम मॉड एक्स प्लस 3 को 0 रखें तो यहाँ से आ रहा है मॉड एक्स बराबर माइनस का 3, और इसी तरह मॉड एक्स बराबर माइनस का 2। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं ये इम्पॉसिबल है, मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो हमारा 0 सही होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो 0 सही होगा। क्वेश्चन क्या था कि समीकरण में वास्तविक संख्याओं के हलों की संख्या कितनी होगी, तो इसके हलों की संख्या 0 होगी। फिर जो अगला है हमारा कि प्रकाश के अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है पूछा है। तो इसे जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा डिस्पर्जन या प्रसार। इसी को हम विक्षेपण भी बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण या प्रसार इसका सही होगा। फिर अगला हमारा किसी पदार्थ को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि को परिभाषित किया जाता है। तो ये हमारा 12th से थोड़ा रिलेटेड है, इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। फिजिक्स में अगर कोई भी वर्क होता है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है इनका, एफ इंटू डी कॉस थीटा। वैसे अगर हम मैकेनिक्स में देखेंगे तो ये वर्क है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है ये हमारी वर्क फलन की हो रही है, फाई की बात हो रही है यहाँ, ई वी नॉट जिसे बोलते हैं या ई वी ज़ीरो, तो यहाँ इसकी बात हो रही है, यहाँ ये कार्यफलन होगा, द वर्क फंक्शन बोलते हैं इसे। फिर हमारा किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहते हैं, तो यानी जो ऊपर को बल लगता है उसे हम उत्प्लावन बल या उछाल बल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा वो सही होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता, यानी विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कैन नॉट बी डेवलप्ड विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आईसी में हम किसको नहीं बना सकते। तो डायोड जो होता है उसे हम आईसी में बना सकते हैं, ट्रायोड को भी बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर को भी बना सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है इसे हम आईसी में नहीं बना सकते हैं। आईसी में क्या होता है कि सर्किट होगा जिसमें डायोड भी हो, ट्रायोड हो, और ये हमारे मोबाइल फ़ोन यानी कंप्यूटर आदि में यूज़ होते हैं। फिर हमारा आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस,
तो इसे किस में नापते हैं या तीव्र, इसे हम डेसिबल में नापते हैं। आवाज़ की माप, मेजरमेंट ऑफ नॉइस। तो मैक्सिमम जो होती है आवाजाही के लिए या जो हमने रहते हैं वो 55 dB तक हमारी सही मानी जाती है, और इससे ज़्यादा होगी जो ध्वनि प्रदूषण के कारण बनती है। व्यापारिक में 65 होगी, इंडस्ट्रियल एरिया है जो वहाँ 75 dB। तो इस तरीके से होता है। फिर हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू एनी पेयर ऑफ बॉडी, किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर ये लागू होता है। तो इसमें आगे के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।